हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम रॉक मैकेनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वह क्वेश्चंस भी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी माइनिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोज आ चुके हैं, बट इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रॉक मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं वो कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, अगर आपकी डिस्टेंस दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर से अधिक है तो उस केस में उस रॉक को जो इनके बीच में है उसको क्या कहा जाएगा? मैसिव रॉक, इमीडिएट रॉक, ग्रीन रूफ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैसिव रॉक के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर डिस्टेंस दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस जो है तो 75 mm से लेके 1.2 मीटर तक है तो उस केस में उनको किस नाम से जाना जाएगा? मैसिव रॉक, आपका बेडेड रॉक या फिर फ्लैगी रॉक या फिर इमीडिएट रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडेड रॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बेडिंग प्लेन्स, दो बेडिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस अगर 75 mm से कम है तो उसमें केस में उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मैसिव रॉक, फ्लैगी रॉक, बेडेड रॉक या फिर इमीडिएट रॉक। तो इस केस में इनको फ्लैगी रॉक के नाम से जाना जाता है। आखिर ये पूछ क्या रहा है यार? तो जस्ट सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। बड़ा डायग्राम बनाना पड़ा यार इस हफ्ते। ये आपकी कोल सीम है, ठीक है, कोल सीम। ये आपकी दूसरी कोल सीम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर से अधिक है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे मैसिव रॉक। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 75 mm से लेके 1.2 मीटर के बीच में है तो इनको उसको हम किस नाम से जानेंगे? बेडेड रॉक के नाम से जानेंगे। और अगर इसकी डिस्टेंस 75 mm से कम है, लेस देन 75 mm, इनके बीच की डिस्टेंस लेस देन 75 mm है तो उस केस में हम बोलेंगे फ्लैगी रॉक के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये जो बीच में पथरा पाया जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं अपन। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ रॉक्स इज नोन एज, रॉक्स के बिहेवियर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसको रॉक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है रॉक्स की, ठीक है, उसको हम कि आखिर हमारे रॉक्स का मैकेनिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक मैकेनिक्स। कि आपका रॉक किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज इमीडिएट रूफ? निम्न में से किसे इमीडिएट रूफ कहा जाएगा? सीम से 6 मीटर ऊंचाई तक, सीम से 6 मीटर नीचे तक, 3 मीटर नीचे तक, सीम से 3 मीटर ऊपर तक या फिर सीम से 6 मीटर नीचे तक। तो सीम से 6 मीटर ऊंचाई तक जितना भी पत्थर है उसे इमीडिएट रूफ कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर सरफेस, ये आपकी कोल सीम। अब यहां से 6 मीटर ऊंचाई तक ये आपका रूफ हो गया।
ठीक है। आपकी जो भी वर्किंग है उसके रूफ से लेके अगले 6 मीटर की ऊंचाई तक स्ट्राटा में, अगले 6 मीटर की ऊंचाई तक स्ट्राटा में जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट रूफ बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट फ्लोर किसे कहेंगे? 6 मीटर अबव सिम, 3 मीटर बिलो सिम, 3 मीटर अबव सिम, 6 मीटर बिलो सिम। तो अगले 3 मीटर नीचे तक जो भी होगा आपका 3 मीटर बिलो, ठीक है, वो सबका सब इमीडिएट फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो 3 मीटर बिलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एन एक्सकवेशन इज नोन एज। प्रेशर का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप कहीं पर भी एक्सकवेशन करते हो, जैसे कि ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपकी कोल सीम हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एक्सकवेशन किया है, अब इस एक्सकवेशन के कारण अभी तक जो प्रेशर ऐसा आ रहा था वो प्रेशर अब ऐसा जाएगा पिलर्स के ऊपर। अब पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर जो है तो चलने लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितने में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, एकदम सीधा सीधा प्रेशर आता है। ठीक है, लेकिन जहां पर एक्सकवेशन है उसकी कुछ हाइट तक, उसके बाद कुछ हाइट तक प्रेशर का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये रूफ अपने आप को गिरने से रोकने के लिए गिरने से रोकने के लिए कोशिश करती है। इस चक्कर में ये पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डालती है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रेशर का, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी। यहाँ पे एक आर्क बन जाता है, ये एक आर्क बन जाता है जितने में प्रेशर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जो बेंडिंग फोर्सेस हैं वो विड्थ, एक्सकवेशन की विड्थ के साथ बढ़ता है। लैटरल फोर्सेस एक्सकवेशन की डेप्थ के साथ बढ़ता है। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस एक्सकवेशन की विड्थ के साथ बढ़ता है। और शेयरिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है इनकी इंटेंसिटी, मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आती है अगर आपका फ्लोर स्ट्रांग है तो। शेयरिंग फोर्सेस। तो आपका ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका कोल, ये आपका कोल, ये आपका सरफेस। अब क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, अब इन लेयर्स में आपका प्रेशर जो है तो सबसे पहला जो ऊपर है वहां पे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका रूफ हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक है, रूफ में कुछ इस प्रकार की चीज अपन को देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं अपन क्या, सैगिंग। और फ्लोर में कुछ इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हीविंग। ठीक है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। भाई ऊपर और नीचे से दोनों जगह से बराबर प्रेशर था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे कोयला एक्सकवेट किया, गैलरी ड्राइव की, तो अब ये प्रेशर क्या होने लगा, ये जो यहाँ पर लेयर्स थी, ये जो यहाँ पर लेयर्स थी, ये टूटना स्टार्ट हो गई। ये कुछ इस तरीके से टूटेंगी, ये हल्का सा बेंडिंग इनमें शो होगा।
ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे ये बेंडिंग कम होती जाएगी। पहले ज्यादा थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे और कम हो गई, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अब एक्सकवेशन की चौड़ाई जितना ज्यादा रखेंगे आपका बेंडिंग, यहाँ पे रूफ में आपका बेंडिंग शो होगा, ठीक है। तो एक्सकवेशन जितना ज्यादा चौड़ा होगा बेंडिंग उतना ज्यादा अपने को देखने को मिलता है, रूफ में अपन को उतना ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा सैगिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका जो इस प्रकार से प्रेशर आता है, साइड से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये होता है आपका क्या, आपका होता है ये लैटरल फोर्सेस, क्या बोलते हैं इनको, ये है आपका लैटरल फोर्सेस, लैटरल फोर्सेस जो साइड से आता है, दोनों साइड से। ये देखिए प्रेशर आर्क थ्योरी ऐसा है कि अगर मैं एक सरफेस लूं और सरफेस में मैं और नीचे अंडरग्राउंड में मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं अगर एक छोटा सा पॉइंट ले लूं जमीन के अंदर, तो इस पॉइंट के ऊपर इधर से भी प्रेशर आता है, 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 इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, मतलब चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब हर एक प्रेशर का कुछ ना कुछ नाम है। जो प्रेशर साइड से आता है, दोनों साइड से आता है, उसको हम बोलते हैं लैटरल प्रेशर, ठीक है, जो दोनों साइड से आता है उसको बोलते हैं लैटरल प्रेशर। साइड से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर या फोर्स, कुछ भी बोलो, वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। जो ऊपर से आ रहा है, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे जो नीचे से आ रहा है और जो ऊपर से आ रहा है उसको बोलेंगे वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर। साइड से जो आ रहा है, साइड से जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाले जितने भी प्रेशर्स हैं इन सभी को मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये लैटरल फोर्सेस हो गए। ये वाला क्या हो गया, दिस विल बी योर वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर। नीचे से भी आ रहा, ऊपर से भी आ रहा, साइड से लैटरल फोर्सेस लग रहे हैं। उसके बाद आता है आपका शियरिंग फोर्सेस। शियरिंग फोर्सेस जो हैं आपके साइड्स में लगते हैं, ठीक है। ये यहां पे, यहां पे इन दोनों पॉइंट्स पे आपका शियरिंग, जो कि इस प्रकार से कुछ आ रहा है, इस प्रकार से कुछ आता है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका शियरिंग, ये शियरिंग, ये शियरिंग, ये शियरिंग, सबको यही टाइमिंग मिलती है।
कॉल करने की। तो इतना चीज तो ध्यान में रखना है। शेयरिंग में ये बोलता है, शेयरिंग में एक कंडीशन है, शेयरिंग में बोलता है कि अगर आपका फ्लोर बेड क्या है, अगर आपका फ्लोर बेड स्ट्रांग है तो उस केस में शेयरिंग फोर्सेस की इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है। और अगर आपका फ्लोर वीक है, ठीक है, वीक है अगर फ्लोर, तो उस केस में शेयरिंग फोर्सेस की इंटेंसिटी लो होगी। मतलब कि शेयरिंग फोर्सेस थोड़ा सा अगर फील करना चाहो तो अगर ये दीवारें मजबूत होंगी, जैसे कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर क्या करता है, इस प्रेशर को, जो पिलर पे प्रेशर आ रहा है उसको इस डायरेक्शन में भेजता है, इस डायरेक्शन में प्रेशर को भेजता है, ठीक है, अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश। अरे भाई क्लास ले रहा हूँ तो मतलब कॉल पे कॉल। फ्लोर अगर वीक होगा तो वो हीविंग शो कर देगा, ठीक है। अगर फ्लोर आपका वीक नहीं होगा तो वो हीविंग शो नहीं करेगा, वो इस प्रेशर को बोलेगा भाग, कोल पिलर को बोलेगा भाग, अपना प्रेशर अपने पास रख, मेरे को काय को टेंशन दे रहा है, सिंपल सी बात है, मैं काय को टेंशन लूं तेरे चक्कर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट क्या करता है, इस प्रेशर को अंदर की तरफ भेजता है, अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है वो अब कहां पे जाने लगेगा, जैसे मैंने रूफ बोल्टिंग कर दी, जो जितना भी सपोर्ट मैंने किया वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रेशर जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है या जो शेयरिंग प्रेशर आ रहा है, इसको क्या करेगा, कोयले के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, कोल्ड रूफ के ऊपर। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर को, वर्टिकल कंप्रेसिव प्रेशर को, लैटरल प्रेशर को, सबको एक जगह सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अब्यूटमेंट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। किसको, लैटरल टू सपोर्ट लैटरल प्रेशर। ऐसा स्ट्रक्चर जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं अब्यूटमेंट, ठीक है। और उसके कारण, अब्यूटमेंट के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। अब्यूटमेंट क्या है, लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए कि भाई तू वहीं पे रुक, ठीक है, उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है कि भाई तू मत आ नीचे, मतलब साइड से मत दे, ठीक है। क्या है, कोयले का क्रशिंग भी तो स्टार्ट हो जाता है, अगर चारों तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है, वर्टिकल प्रेशर या फिर लैटरल प्रेशर, तो कोयले में बम्प देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे हीविंग देखने को मिलेगा, सैगिंग देखने को मिलेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ अब्यूटमेंट लगाते हैं। अब्यूटमेंट मतलब कि जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको
सपोर्ट करेगा, उसको फैलने से रोकेगा, ठीक है, वो अब्यूटमेंट होता है। और अब्यूटमेंट के कारण जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं अब्यूटमेंट प्रेशर। तो यहां पर आपका जो प्रेशर्स हैं, तो वर्टिकल कंप्रेस आपका जो क्या बोलते हैं बेंडिंग फोर्सेस है वो हमेशा विड्थ पे डिपेंड करते हैं, कितनी चौड़ाई का एक्सकवेशन है। लैटरल फोर्सेस वो डिपेंड करते हैं गहराई पर, कितनी गहराई में आपका एक्सकवेशन है। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस आपका जो है तो यह भी गहराई के साथ बढ़ता जाएगा, है ना भाई। वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेस क्या है, ये ऊपर से जो आ रहा है ये तो गहराई के साथ बढ़ेगा। लेकिन यहां पर तो हमने क्या लिख दिया है, विड्थ लिख दिया है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। द प्रेशर विच सपोर्ट्स लैटरल प्रेशर इज नोन एज सॉरी, ऐसा प्रेशर जो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग फोर्सेस, शेयरिंग फोर्सेस, अब्यूटमेंट प्रेशर या फिर लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला प्रेशर, तो लैटरल प्रेशर को सपोर्ट करने वाला प्रेशर अब्यूटमेंट प्रेशर कहलाता है, अभी जस्ट बताया है। इतना सभी याद कर लोगे ना, इस चैप्टर में एमसीक्यूज जितने दे रहा हूं उतने याद कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे भी पता है कि चीजों को उतना ज्यादा फील कर पाना थोड़ा कठिन है। तो क्वेश्चंस जो मैं बना के दे रहा हूं उनको बस उतना याद कर लीजिए, आपका कहीं से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और जितना बताते जा रहा हूं लेक्चर में उसको ध्यान से सुनते जाइए, शॉर्ट एंड स्वीट है, आसानी से बनेगा, ठीक है। Which of the following effects can be seen in floor due to pressure? प्रेशर के कारण फ्लोर में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, सैगिंग देखने को मिलेगा, हीविंग देखने को मिलेगा, बल्जिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका यहां पर हीविंग देखने को मिलता है, कहां पर, फ्लोर में, ठीक है। सैगिंग कहां पर देखने को मिलता है और बल्जिंग कहां पर देखने को मिलता है, सैगिंग अपने को देखने को मिलता है रूफ में और बल्जिंग देखने को मिलता है पिलर्स में, बोले तो साइड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन, बस ध्यान से पढ़िए इसमें क्या पूछ रहा है और आंसर क्या होगा, एक बार पढ़ के फटाक से आंसर दीजिए कि आपका क्या पूछता है और क्या आंसर होगा। Which of the following effects can be seen in sides due to pressure, sagging, heaving, bulging, all of the above? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बल्जिंग देखने को मिलता है, अभी बताया साइड्स में जो प्रेशर के कारण इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी बताइए। Which of the following effects can be seen in roof due to pressure, sagging, heaving, bulging या फिर all of the above? रूफ में कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका सैगिंग। ये तीन चीजें तो याद रखिए ही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर्स क्रशिंग ऑफ पिलर्स अकर्स? निम्न में से किस प्रेशर के कारण पिलर्स की क्रशिंग होती है, निम्न में से किस प्रेशर के कारण पिलर्स की क्रशिंग होती है? तो पिलर्स की क्रशिंग के लिए आपका अब्यूटमेंट प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, मैंने क्या कहा, लैटरल प्रेशर को निकलने नहीं दे रहा है, वर्टिकल प्रेशर को निकलने नहीं दे रहा है, सबको तो इसने रोक दिया। तो पूरा का पूरा प्रेशर कहां जाएगा, पिलर के ऊपर। तो अब्यूटमेंट प्रेशर पिलर के ऊपर प्रेशर डलवा देता है, ये ट्रांसफर कर देता है, जा भाई पिलर है झेल लेगा। अब पिलर को क्या पता यार मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा,
विच प्रेशर इंक्रीजेस विद द विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन की विड्थ के साथ कौन सा प्रेशर इंक्रीज होता है, शेयरिंग, बेंडिंग, लैटरल, एब्यूटमेंट। तो आपका बेंडिंग प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेंडिंग प्रेशर विड्थ ऑफ एक्सकवेशन के साथ आपका बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपने एक्सकवेशन की विड्थ इतनी रखी है तो रूफ अच्छे से सपोर्टेड है छोटी सी जगह में, ठीक है। अगर विड्थ आपने बढ़ा दी है तो ये ऐसे हवा में झूलने लगेगा, सैगिंग देखने को मिलता है, बेंडिंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेशर आर्क फेस, which pressure arc face acts at right angle to the face। प्रेशर आर्क जो फेस पे जो प्रेशर आर्क लगता है, फेस पे जो प्रेशर आर्क बनता है वो फेस के राइट एंगल पे होता है, तो उस प्रेशर आर्क को क्या कहा जाता है। अगर कोई प्रेशर आर्क फेस पे बन रहा है और वो राइट एंगल टू द फेस है तो उसको क्या कहा जाएगा। अगर कोई प्रेशर आर्क फेस पे बन रहा है और वो राइट एंगल टू द फेस है तो उसको क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क, या फिर बेंडिंग प्रेशर आर्क, शियरिंग प्रेशर आर्क, या फिर ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा कौन सा प्रेशर आर्क है फेस पे जो कि फेस के लेंथ के अलोंग होता है, जितना लंबा फेस उतना ज्यादा वो होगा, उसके अलोंग बनता है। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क, बेंडिंग प्रेशर आर्क, शेयरिंग प्रेशर आर्क, या फिर ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो प्रेशर आर्क फेस है ये आपका कौन से मेथड में देखने को मिलता है, लॉन्ग वॉल में, या फिर बोर्ड एंड पिलर में, या फिर रूम एंड पिलर में, किस में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही, लॉन्ग वॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये मेरा फेस है लॉन्ग वॉल का, ठीक है। ये फेस है, ये मेरा पूरा कोयला भरा पड़ा है, इस डायरेक्शन में मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं। अब एक प्रेशर आर्क होगा जो कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं, ये अलोंग द फेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रेशर आर्क। एक प्रेशर आर्क होगा जो कि यहां से यहां फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब कि सपोर्ट्स के ऊपर ही तो फॉर्म होता है प्रेशर आर्क, तो इसको ये 90 डिग्री के एंगल पे है आपका, तो इसको मैं बोलता हूं क्या, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर आर्क, 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म होता है, ठीक है। लॉन्ग वॉल आपका लॉन्ग वॉल फेसेस में ज्यादातर देखने को मिलता ही है। Which test is done by hydraulic pressure to find the compressive strength of specimen। किसी भी चीज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ठीक है, किसी भी पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाया जाता है ना। चारों तरफ उसके स्पेसिमेन के मैं क्या भर दूंगा, पानी भर दूंगा, एक डब्बे में पैक किया, पानी भर दिया चारों तरफ। तो इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, चारों तरफ से आ रहा है इसके ऊपर प्रेशर, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर बाई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जा रहा है, तो यहां पर आपका ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है।
हालांकि इसमें पानी नहीं भरा जाता, कोई दूसरा लिक्विड ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसमें कि स्पेसिमेन को दो प्लेट्स के बीच में रखा जाता है ताकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता किया जा सके। स्पेसिमेन को दो प्लेट्स के बीच में रखकर फिर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं, मतलब कि आपका एक नीचे प्लेट हो जाता है, उसके ऊपर आपने स्पेसिमेन रख दिया और फिर उसके ऊपर आप जो है तो प्रेशर डाल रहे हो, तो ये होता है आपका यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम वर्टिकल लाइन from edge of the workings to the edge of the subsidence area is known as, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या कहेंगे जो वर्किंग के एज से, जो वर्टिकल लाइन फॉर्म हुई है उससे लेकर सब्सिडेंस एरिया के एज तक का जो लाइन खींची जा रही है, इनके बीच का एंगल को क्या कहेंगे? सब्सिडेंस, एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ फ्रैक्चर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ। जब आपके फ्रैक्चर्स सरफेस तक पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन की बाउंड्रीज से सरफेस तक पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडेंस, एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ फ्रैक्चर या फिर नन ऑफ द अबव। When the fractures reach to the surface from the boundary of underground excavation, then it is known as, तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडेंस, ना कि एंगल ऑफ फ्रैक्चर। एंगल तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन, हमेशा इसमें ध्यान से पढ़ना कब आपका एंगल पूछ रहा है। देखो इसमें इसके क्वेश्चंस ना सब्सिडेंस वाले के तो 2-3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके थ्योरी से बेस्ड, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर एंगल पूछ रहा है तो कौन सा एंगल पूछ रहा है, बस। अगर एंगल नहीं पूछ रहा है, सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस तक आपका पहुंच गया, तो उसमें आपका सब्सिडेंस हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे बन जाएगा, ठीक है। तो सब्सिडेंस इज द राइट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर which of the following helps to distribute resistance of prop over a wide area, प्रॉप्स का जो रेजिस्टेंस है उसको एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिड, वेजेस, चॉक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे फॉर सपोज कि आपके पास, चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं। ये आपकी गैलरी है, टॉप से देखिए तो ये आपकी गैलरी, ठीक है, ये पूरा पिलर्स है, ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे रूफ बोल्टिंग करते हो, रूफ में इस प्रकार से आपने रूफ बोल्टिंग करते हो, ठीक है। अच्छा मैं डी बता दी क्या? सॉरी यार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लो फ्लो में डी बोल दिया। ये देखिए इस प्रकार से, अरे नहीं यार, वो फ्लो फ्लो में डी निकल गया,
बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझाने पे ध्यान था मेरा। ये देखिए आप रूफ बोल्टिंग करते हैं। अब जब आप रूफ बोल्टिंग करते हो तो एक चीज ध्यान दिए होगे कि वहां पे एक कुछ ऐसा प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट को क्या बोलते हैं? बियरिंग प्लेट। क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है बियरिंग प्लेट के लिए? बियरिंग प्लेट क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा हमने आ, मान लीजिए जस्ट सपोज जस्ट सपोज कि हमने क्या किया, एक केक है, ठीक है। अब केक में एक डंडी ऐसे सीधे डाल के, डंडी ऐसे सीधे डाल के, ऐसे हुक वाली डंडी डाल के अगर मैं केक को उठाने की कोशिश करूं तो कुछ देर बाद केक तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं केक के नीचे एक ऐसी प्लेट लगा दूं, ठीक है, और उसमें डंडी फंसा के फिर निकालूं, उठाऊं केक को, तो पूरा का पूरा केक उठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो फोर्स है इसको एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है इस प्रकार से। तो जैसे कि आपने रूफ में अगर आप इस प्रकार से प्रॉप लगाते हो तो ये क्या करेगा कि भाई फोर्स, ये जो रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जो प्रॉप ऊपर की तरफ लगाता है फोर्स उसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो ये फोर्स जो है तो सिर्फ इतनी सी जगह पे लगाएगा। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक लिड लगा दूं, ढक्कन लगा दूं, तो इसका रेजिस्टेंस वाला एरिया इतनी दूर तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए लिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following helps to tighten the prop against roof and floor? रूफ और फ्लोर के बीच में प्रॉप को टाइट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लिड, प्रॉप, वेज, चॉक। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये रहता है। तो यहां पे आप वेज लगा दो, यहां पे वेज लगा सकते हो, ठीक है। जहां पे आपको सही लगता है वहां पे आप वेज लगाइए कि मेरा रूफ के अगेंस्ट अच्छे से टाइट हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट एक्ट्स एज बीम? बीम की तरह कौन सा सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, बीम की तरह कौन सा सपोर्ट काम करता है? प्रॉप करता है, कि चॉक सपोर्ट करता है, कि टिम्बर बार्स करता है, कि ऑल ऑफ द अबव, सभी करते हैं। तो बीम कैसा होता है? घर में भी बीम डलवाते हो, है ना? कुछ इस प्रकार का आपका घर में बीम होता है छत पे, है ना? तो ये जो बीम होता है ये किसके जैसा दिख रहा है? बार सपोर्ट के जैसा। तो हमारा टिम्बर बार्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितनी गहराई के होल्स मारे जाते हैं बीम सपोर्ट के लिए? ऐसे साइड वॉल्स में, मतलब पिलर्स में होल मारा जाता है, तो कम से कम कितनी गहराई का होल मारा जाना चाहिए? वेरी गुड, 50 सेंटीमीटर का होल कम से कम मारना है आपको। अब क्या होता था कि ये बार सपोर्ट जो था, ये जो बार सपोर्ट है ये बड़ा ही मतलब टाइम टेकिंग काम था। आपका फेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है और आपका ये बार सपोर्ट करने में टाइम लग रहा था। तो इसके लिए एक नया तरीका खोजा गया कि यार हम क्या करें कि हम कुछ ऐसा सपोर्ट निकालें जो कि जिसमें कि मैं क्या करूं, सीधे के सीधे अपना ये मेरा गैलरी, इसमें मैं ऐसे क्लैंप लगाऊं, ऐसे क्लैंप्स, और क्लैंप्स के ऊपर मैं अपना बार सपोर्ट रख दूं। और ये गैलरी में जो क्लैंप है इनको ड्रिल करके मैं दीवार में
गाड़ दूं, इसके ऊपर मेरा लकड़ी का पटरा रख दूं सीधे, और ये बढ़िया लैगिंग्स लगा दो बीच में चाहे तो, फटाफट ये काम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, विच सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्लैंप्स ऑफ माइल्ड स्टील ऑन विच अ क्रॉस बार इज प्लेस्ड टू सपोर्ट द रूफ। तो कौन से सपोर्ट में लैम्प क्लैंप्स का पेयर यूज किया जाता है, माइल्ड स्टील का क्लैंप रहता है और उसके ऊपर क्रॉस बार को हम रखते हैं सपोर्ट करने के लिए रूफ को। तो क्रॉस बार्स, चॉक सपोर्ट, सफारी सपोर्ट या फिर प्रॉप सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट, सफारी सपोर्ट। In side support, what is the angle of props from the vertical? साइड सपोर्ट में एंगल्स का मतलब प्रॉप्स का क्या एंगल होना चाहिए वर्टिकल के रेस्पेक्ट में? 5 से 10 डिग्री, 14 से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री या फिर 28 से 45 डिग्री। साइड सपोर्ट मतलब कि आपका लूज साइड है। अब लूज साइड में आपको क्या करना है, ऐसे आप प्रॉप लगा दोगे, ऐसे प्रॉप लगा देते हो और इसके बीच में आप क्या करोगे, लकड़ी के गुटके भर देते हो। प्रॉप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो इसमें प्रॉप का जो इंक्लिनेशन रहता है, ठीक है, मतलब इंक्लिनेशन कैसा भाई, ये है और ऐसा प्रॉप जा रहा है, तो इसके ये एंगल वर्टिकल से हम एंगल लेते हैं इसमें। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि आपका 14 से 20 डिग्री आंसर करेक्ट होगा, तो 14 से 20 डिग्री का एंगल जो लिया जाता है प्रॉप्स में, वो आपका 14 से 20 डिग्री का एंगल कहां से लिया जाता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो आप हॉरिजॉन्टल टिक करके आओगे क्योंकि ज्यादातर में हॉरिजॉन्टल दिया है, बट यहाँ पर वर्टिकल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, combination of sleepers above one another in a crisscross manner is known as dash। स्लीपर्स का कॉम्बिनेशन मतलब कि क्रिस क्रॉस मैनर में स्लीपर्स को जो मैं रखता हूं, इस तरीके से स्लीपर रखा, फिर इस तरीके से रखा, फिर इस तरीके से रखा, फिर इस तरीके से रखा, ठीक है। तो इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो रखते जाता हूँ, उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, चॉक, कॉग, चॉकमेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी किसी ने ए बोला, निहाल नहीं, हेमंत। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सभी को एक ही चीज है, मतलब एक ही मतलब है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौक भी बोलते हैं, कॉक भी बोलते हैं, चॉकमेट भी बोलते हैं। मेटल माइंस में चॉकमेट बोलते हैं। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स। सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स कौन प्रिपेयर करता है, ओनर, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर, एजेंट। ये सब क्वेश्चन तो आपको लिखाया हूं। अच्छी बात यह है कि मैं उस समय आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जितने बन सकते थे वो लिखा दिया था। तो एक बार जरूर पीडीएफ को पढ़े, क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैनेजर जो है तो बनाता है सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स अप्रूवल टू सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स। सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स को अप्रूवल कौन देता है, चीफ इंस्पेक्टर, डीजीएमएस, डीएमएस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब, ऑल ऑफ दी अबव, ये सबके सब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सब एक ही है। चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, जो डीजीएमएस में बैठता है, जो डायरेक्टरेट है, और वही तो आपका डीएमएस है। सब एक ही है।
Where does systematic timbering rules apply in underground mines? अंडरग्राउंड माइंस में सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स कहां पे अप्लाई होता है? बोर्ड एंड पिलर वर्किंग के डिस्ट्रिक्ट में, स्प्लिटिंग गैलरी एंड डिप्लरिंग एरिया में, लॉन्ग वॉल वर्किंग एरिया में और फोल्ट जोन में, या फिर इनमें से सभी जगह? तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। इनमें से सभी जगह पे आपको ध्यान में रख लेना है भाई, ये एकदम अच्छे से याद रखना कि आपका ऐसी जगह जहां पे बोर्ड एंड पिलर से वर्किंग कर रहे हैं वहां पे भी यूज होता है, स्प्लिटिंग गैलरी में भी यूज होता है, डिप्लरिंग एरिया में भी यूज होता है, आपका लॉन्ग वॉल वर्किंग एरिया में भी यूज होता है और फॉल्ट जोन में भी यूज होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है इस बार का। ठीक है, तो इसको एकदम रट लेना, ताकि इसको कैसे भी घुमा के दे, नॉट वर्ड का यूज करके भी दे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इतने ही याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच रूल कॉग, प्रॉप और बार सपोर्ट इज डन? किस नियम के आधार पर कॉक, प्रॉप और बार सपोर्ट किया जाता है? माइन सेफ्टी, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, सिस्टमैटिक मैनेजिंग रूल्स, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सिस्टमैटिक टिम्बरिंग रूल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो all of the above is not the right answer. Option number C is correct. Next question, question number 11, which of the following shall be used for withdrawal of supports? सपोर्ट्स का विड्रॉवल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एंकर प्रॉप, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉर, या फिर वायर रोप ऑफ स्टील कोर? मैं जान रहा था सबका आंसर बी ही होगा, बाकी बी नहीं है आंसर। वेरी गुड। तो यहां पर हम एंकर प्रॉप का भी इस्तेमाल करते हैं, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवर का भी इस्तेमाल करते हैं, वायर रोप का भी इस्तेमाल करते हैं, बट उस वायर रोप का कोर कैसा होना चाहिए? स्टील कोर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, सभी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने तो बस इतना सब पूछा कि निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉप विड्रॉवल में, सपोर्ट विड्रॉवल में, तो मैं तो सभी का इस्तेमाल करता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट शैल नॉट बी डन बाय डैश। लॉ के अनुसार सपोर्ट्स का विड्रॉवल किसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? नियम के अनुसार, हैमर, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉर, एंकर प्रॉप, वायर रॉप, स्टील कोर? तो हथौड़े का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ रेल्स आर यूज्ड इन माइंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर?
आग के रिस्क को घटाने के लिए कौन सा रेल यूज होगा? कितने पाउंड्स का? 12 पाउंड, 20 पाउंड, 30 पाउंड, 36 पाउंड? 36 पाउंड्स का रेल यूज होता है। ठीक है, सही है। हाँ सही है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया हुआ है आपके इस बुक में। थर्टी सिक्स पाउंड का यूज होता है, लगभग 16 kg। आपका पेज नंबर 240, आयरन एंड स्टील फॉर माइन सपोर्ट्स का पहला पैराग्राफ। क्या होता है कि जितना मोटा आपका ये होगा, जितना ज्यादा वजनी आपका, ठीक है, जितना ज्यादा वजनी आपका लोहा होगा उसको गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, पहली बात है ना। सिंपल सी बात ये समझिए कि आपका लोहा अगर ज्यादा वजनदार है तो, और अगर आप पतली शीट ले रहे हो एक लोहे की और उसको थोड़ा सा भी हीट मिल रहा है तो वो गर्म हो जाएगा। और वो गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तुरंत ही इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आपका खराब हो गया लगता है। जियो फाइबर लाइट है तब भी। तो जितना ज्यादा वजनी होगा उसको हीट उतना, वो उतना जल्दी हीट नहीं होगा, इसलिए 36 पाउंड मिनिमम बोलता है। ठीक है, मेरा जियो फाइबर खराब हो गया लगता है, लुपुर झुपुर करने लगा। What must be used in steel girders to avoid bending? बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए स्टील गिर्डर्स में क्या यूज किया जाना चाहिए? टिम्बर कोर, वायर रोप, स्टील गिर्डर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बीच में हम अगर टिम्बर कोर लगा देते हैं तो हमारा स्टील कोर कभी भी मतलब स्टील गिर्डर्स कभी भी बेंड नहीं होते हैं। बेंडिंग को हम उससे अवॉइड कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट लेंथ ऑफ टिम्बर कोर शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टील गिर्डर? स्टील गिर्डर के आगे तक, मतलब कि आपका स्टील का गिर्डर्स अगर यूज करते हैं तो आपका कितनी, उसके कितना आगे तक आपका टिम्बर कोर जो है तो एक्सटेंडेड होना चाहिए? 25 mm से 40 mm, 40 से 50, 10 से 25, नन ऑफ दी अबव। तो आपका यहाँ पर 25 से 40 mm का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड in the steel girders to get early indications of roof weight? रूफ वेट के अर्ली इंडिकेशंस पाने के लिए हम स्टील गिर्डर्स में किसका इस्तेमाल करते हैं? टिम्बर कोर, स्टील कोर, चॉकमेट गिर्डर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टील प्रॉप्स? स्टील प्रॉप्स के क्या एडवांटेजेस है? रॉफ स्टील प्रॉप्स ऑफर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, रिकवरी ऑफ स्टील प्रॉप्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स रीयूज इट्स ग्रेटर, दे आर इनकम्बस्टिबल। मतलब कि
हम अगर एक लाइन से स्टील प्रॉप्स लगा देते हैं तो एक जैसा हमें रेजिस्टेंस मिलता है। स्टील प्रॉप्स की रिकवरी और फ्रीक्वेंसी, उसका दोबारा से यूज करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसको तेजी से रिकवर भी कर सकते हैं, दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, और वो इनकम्बस्टिबल होता है। सबसे बड़ी बात, स्टील का प्रॉप यूज करोगे तो लकड़ी का प्रॉप से बेटर होता है, इनकम्बस्टिबल होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का दूसरा नाम क्या है? बेसिकली अगर यहाँ पे बोल दे तो ज़्यादा बेटर होता, मैं लिख देता हूँ। लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का दूसरा नाम क्या है? लोड यील्ड कर्व, यील्ड लोड कर्व, या फिर लोड कर्व, या फिर यील्ड कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोड यील्ड कर्व के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। In the load yield curve, x-axis represents dash and y-axis represents dash. Yield load and the load on prop, load bearing capacity and yield, load on the prop and yield load, and the bending load and the load on prop. तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यील्ड लोड जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आपका, लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसमें यील्ड लोड एंड पहले वाले में एक्स एक्सिस में दिखाता है, और लोड जो प्रॉप पे आ रहा है वो आपको वाई एक्सिस पर दिखाता है। ये सारे क्वेश्चंस लिखाए थे मैंने। अबाउट विच लोड बेंडिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ प्रॉप? किस लोड के बाद आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा? बेंडिंग कैपेसिटी, या लोड बियरिंग कैपेसिटी, या फिर यील्ड लोड, या फिर आपका लोड ऑन द प्रॉप? तो लोड बियरिंग कैपेसिटी के बाद जो लोड आएगा उसके कारण आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा, तो यह बात भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रॉप, which of the following observations are made due to further load? लोड बियरिंग कैपेसिटी के बाद, मतलब प्रॉप पे जो लोड बियरिंग प्रॉप की जो लोड के बियरिंग कैपेसिटी है, उसके बाद आप अगर और ज्यादा लोड डालते हो प्रॉप के ऊपर, तो आपको निम्न में से कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है? बेंडिंग एंड इट रीचेस टू द इलास्टिक लिमिट, उसमें बेंडिंग देखने को मिलेगा और वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है। इट रिमेन्स बिलो द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के नीचे होता है वो हमेशा। इट कैन विथ स्टैंड द लोड, वो लोड को विथ स्टैंड कर सकता है, या फिर सभी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बेंडिंग देखने को मिलेगा और वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोलता है विच टाइप ऑफ प्रॉप शैल बी यूज्ड टू रिड्यूस कन्वर्जेंस एंड बेड सेपरेशन? कन्वर्जेंस और बेड सेपरेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम कौन सा प्रॉप इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोलिक, फ्रिक्शन, टिम्बर, चॉक? तो यहां पर आप कौन सा यूज करेंगे? हाइड्रोलिक प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ फील्डिंग प्रॉप्स एक्सेप्ट मैक्सिमम लोड विथ मिनिमम यील्ड? कि कौन से यील्डिंग प्रॉप्स जो है तो मैक्सिमम लोड एक्सेप्ट करते हैं, वो भी कम से कम लोड देकर, कम से कम लोड देकर मैक्सिमम लोड लेते हैं। तो वो कौन से प्रॉप्स हैं? अर्ली बियरिंग प्रॉप्स, फ्रिक्शन प्रॉप्स, टिम्बर प्रॉप्स, चॉकमेट? तो ये ऐसा कौन करता है, कौन सा प्रॉप करता है? तो अर्ली बियरिंग प्रॉप्स के द्वारा यह किया जाता है।
what is used in the friction prop to prevent the inner tube from coming out of the outer tube completely? आपका इनर ट्यूब में आपका फ्रिक्शन प्रॉप डला रहता है ना। अब फ्रिक्शन प्रॉप जो है तो पूरी मतलब इस प्रकार का आपका फ्रिक्शन प्रॉप होता है। अब इसके अंदर एक और ट्यूब होती है, एक तो ये ट्यूब हो गई, आउटर ट्यूब हो गई, ठीक है। इसके अंदर एक और ट्यूब होगी। अब ये टेलीस्कोपिंग नेचर का होता है, इसके आगे ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको उठाते जाओगे खटाक से बाहर आगे अलग हो गए दोनों ट्यूब्स। तो दोनों ट्यूब्स को मतलब अंदर वाला ट्यूब बाहर वाले ट्यूब से अलग ना होने पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्रॉप में इसको बाहर निकलने से कौन सा चीज प्रिवेंट करता है? स्प्रिंग लॉक पिन, क्लैंप वेजेस, या फिर लॉकिंग वेजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्प्रिंग लॉक पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which thing is used in a friction prop to attach the outer and inner tube with each other? फ्रिक्शन प्रॉप में आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब को दोनों को एक साथ जोड़कर रखने के लिए निम्न में से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? क्लैंप वेजेस, लॉकिंग वेजेस, स्प्रिंग लॉक पिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका क्या कौन सा चीज यूज होता है? स्प्रिंग लॉक पिन, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रिंग लॉक पिन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। What is used in a friction prop to provide the friction grip to the inner tube? अंदर वाले ट्यूब को ग्रिप प्रोवाइड कराने के लिए फ्रिक्शन प्रॉप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्प्रिंग लॉक पिन, क्लैंप और ब्लॉकिंग वेजेस, सेफ्टी पिन, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैंप या फिर लॉकिंग वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। दो क्लैम्प्स होते हैं जो कि दोनों तरफ से इसको दबा कर रखते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इनको क्लैंप या फिर लॉकिंग वेजेस के नाम से जाना जाता है। क्लैंप और लॉकिंग वेजेस एक ही चीज है। हाइड्रोलिक प्रॉप किस प्रकार का प्रॉप है? फ्रिक्शन प्रॉप है, या फिर अर्ली बियरिंग प्रॉप है, या फिर टिम्बर प्रॉप है, या फिर इनमें से सभी है? तो हाइड्रोलिक प्रॉप आपका किस प्रकार का प्रॉप है? अर्ली बियरिंग प्रॉप, ठीक है, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच प्रिंसिपल हाइड्रोलिक प्रॉप वर्क्स? हाइड्रोलिक प्रॉप किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? नहीं, फ्रिक्शन अर्ली बियरिंग नहीं है। वो वहां पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, जो आप पीडीएफ में क्वेश्चन डाला है वो गलत था, फ्रिक्शन गलती से लिखा था वहां पे। तो आपका हाइड्रोलिक प्रॉप पास्कल्स प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ वाल्व इज रिलेटेड टू, रिलीफ वाल्व किस चीज से रिलेटेड है? फ्रिक्शन प्रॉप से, हाइड्रोलिक प्रॉप से, टिम्बर प्रॉप से, या चॉकमेट से? रिलीफ वाल्व किस चीज से रिलेटेड है? तो जाहिर सी बात है, वाल्व लगा है तो मतलब हाइड्रोलिक तो होगा ही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोलिक प्रॉप से रिलेटेड है। ये बात भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग लोड प्रोवाइडेड टू द हाइड्रोलिक प्रॉप? हाइड्रोलिक प्रॉप को इनिशियल स्टार्टिंग में
कितना लोड दिया जाता है, सेटिंग लोड कितना दिया जाता है? 2 से 3 टन, 5 से 8 टन, 10 से 15 टन, 15 से 20 टन। एक बार मैं चेक कर लूंगा रोहन। दो से 3 टन, 5 से 8 टन, 10 15, 15 से 20, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 टू 8 टन सेटिंग लोड होता है इसका हाइड्रोलिक प्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which device operates in hydraulic prop when the load on it is more than its limit? जब हाइड्रोलिक प्रॉप में एक लिमिट से अधिक लोड आ जाता है, उसकी लिमिट से अधिक जब लोड आ जाता है, उसकी औकात के बाहर का लोड जब आ जाता है, तो वो कौन सा, उस समय कौन सा डिवाइस ऑपरेट होता है? रिलीफ वेल्व, सेफ्टी वेल्व, या फिर रिलीज वेल्व, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। और ऑप्शंस भी, क्या पता सभी का मतलब एक ही हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में भी ये ध्यान में रखिएगा कि रिलीफ बोल दे, सेफ्टी बोल दे, या रिलीज वाल्व बोल दे, काम एक ही है। ठीक है भाई, ये भी तो एक सेफ्टी का काम ही कर रहा है ना। एक लिमिट से ज्यादा लोड आ रहा है तो वो हल्का सा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका हाइड्रोलिक प्रॉप खराब हो जाएगा, वहां पे डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रॉप में हाइड्रोलिक ऑयल का पानी में क्या मिक्सचर होता है? 8%, 9%, 10%, 11%? है ना, यही होता है। तुम तो उसके जैसा बोल रहा है यार, रियाज। सिंघम में जो विलन रहता है, चीटिंग करता है साला। 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे कितने परसेंट होता है आपका? 10% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रॉप में कौन सा ऑयल यूज होता है? डीटीई ऑयल, पेट्रोल, BP1425 सॉल्वेंट स्पिरिट, या फिर डीजल? तो इसमें डीटीई ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, what is the characteristics of oil used in hydraulic props? हाइड्रोलिक प्रॉप्स, बिल्कुल, जो डीटीई है वो इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया जाता है, और उसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं किसमें? अपने हाइड्रोलिक प्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। करोजिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑयल यूज हो रहा है उसकी खास बात क्या है? वो करोजिव कैरेक्टरिस्टिक का होता है, फ्रिक्शनलेस होता है कैरेक्टरिस्टिक में, या फिर एंटी करोजिव, मतलब जंग नहीं लगेगा, या फिर स्लिपरी होता है, चिकना होता है, चिकनाहट प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो एंटी करोजिव कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है ये बेसिकली, है ना, जंग लगने से रोकता है। सेटिंग गन इज रिलेटेड टू, सेटिंग गन किस प्रॉप से रिलेटेड है? सेल्स गिटर, हाइड्रोलिक प्रॉप, सिल्वेस्टर हाइड्रोलिक प्रॉप, या फिर नन ऑफ द अबव? तो सेटिंग गन सेल्स गिटर हाइड्रोलिक प्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें यूज होता है।
सेल्सगिटर हाइड्रोलिक प्रॉप में हाइड्रोलिक ऑयल का क्या मिक्सचर रहता है? 5%, 10%, 10%, 5%, 20%, 15%। फ्रिक्शन प्रॉप में कहाँ से रिलीफ वेल्व आएगा? हाइड्रोलिक प्रॉप में ना होता है। तो 5% is the right answer. Number of props required to support roof areas of 1 meter square is known as। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितने भी प्रॉप्स की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? प्रॉप मास, प्रॉप डेंसिटी, या प्रॉप इंजंक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर जितने भी आप प्रॉप्स लगा देते हो, ठीक है, जितने लगा दो, वो उस जगह की क्या कहलाएगी? प्रॉप की डेंसिटी कहलाती। कितना घना आपने प्रॉप लगाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.